गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको मेधा का पाठ 11 प्रकृति से प्रेम समझाऊंगी। यह पाठ रामेश बेदी जी के विषय में है। ये एक लेखक, पत्रकार और कुशल फोटोग्राफर रहे हैं। उनकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व मध्य प्रदेश के एक पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया था। उसी इंटरव्यू के कुछ अंश इस पाठ के रूप में हैं। तो मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी कि किस प्रकार पत्रकार उनसे प्रश्न पूछता है और बेदी जी किस प्रकार उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पत्रकार पूछता है कि बेदी जी, आपने जीवन की शुरुआती दिनों के बारे में बताइए। पत्रकार बेदी जी से ये जानना चाह रहा है कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ पर उनकी पढ़ाई हुई, बाकी सारी चीज़ें। तो बेदी जी कहते हैं, पंजाब में रावी नदी के किनारे एक स्थान है, डेरा नामक नानक। गुरु नानक देव वहीं के रहने वाले थे। हम बेदी लोग उनके ही वंशज हैं। मैं उनकी 16वीं पीढ़ी का हूँ। बाद में मेरा परिवार लायलपुर पंजाब में बस गया। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। उन पर आर्य समाजी उपदेशों का गहरा प्रभाव था। उन्होंने मुझे विद्या अर्जन के लिए हरिद्वार के गुरुकुल में भेज दिया। उस समय मैं केवल 7 वर्ष का था। वहाँ मैंने 14 वर्षों तक रहा। वहीं से स्नातक की परीक्षा पास की। बेदी जी ने पत्रकार को अपने विषय में बताया कि जहाँ पर गुरु नानक देव जी ये सिखों के गुरु हैं, वो जहाँ के रहने वाले थे। बेदी जी भी वहीं के हैं और उनके वंशज हैं। गुरु नानक देव जी की 16वीं पीढ़ी के वो हैं और पंजाब लायलपुर में उनका परिवार बाद में रहने लग गया। उनके पिताजी रेलवे कर्मचारी थे और वो आर्य समाज को मानते थे और उनको पढ़ाई के लिए उनके पिताजी ने हरिद्वार के गुरुकुल में भेज दिया था। उस समय उनकी आयु 7 वर्ष थी। वो वहाँ पर 14 साल रहे और ग्रेजुएशन भी उन्होंने वहीं से किया। फिर पत्रकार उनसे पूछता है कि किन परिस्थितियों ने आपको प्रकृति प्रेम से जोड़ा। रामेश बेदी जी को प्रकृति से बहुत प्रेम था, तो इसलिए वो पूछते हैं कि क्या कारण है कि प्रकृति से आपका इतना लगाव, इतना प्रेम होने का क्या कारण रहा है। तो बेदी जी बताते हैं, छुट्टी वाले दिन गुरुजी हम बच्चों को वनों और पर्वतों पर ले जाते थे। वहाँ पानी के स्रोतों के पास वे हमें शेरों के पंजों के निशान दिखाते थे। हमारे आश्रम के अंदर भी कभी कभी शेर, तेंदुए, हिरण आ जाते थे। अजगरों द्वारा हिरणों को निगल जाना हमने खूब देखा है। इस तरह से प्रकृति से हमारा नाता जुड़ता गया। बेदी जी पत्रकार को बता रहे हैं कि जब छुट्टी होती थी तो उनके जो अध्यापक थे वो अपने विद्यार्थियों को वन और पर्वत की तरफ ले जाते थे और वहाँ पर वो लोग पानी के झरने देखते थे, स्रोत देखते थे और शेर के पंजों के निशान देखते थे। और कभी कभी उनके आश्रम में शेर और तेंदुए और हिरण आ जाते थे और अजगर, जो बहुत बड़े बड़े अजगर होते हैं, वो तो सीधे हिरण को या छोटे छोटे जानवरों को वो तो निगल लेते हैं। तो वो बताते हैं कि वो आम तौर पर ऐसा दृश्य देखा करते थे। ये सब देखते हुए ही उनका प्रकृति के साथ यानी कि नेचर के साथ एक रिश्ता बन गया। फिर पत्रकार पूछता है कि आप संस्कृत, हिंदी और अंग्रेज़ी पर समान अधिकार है, ये कैसे संभव हुआ। तो बेदी जी बताते हैं कि गुरुकुल में पहली कक्षा से संस्कृत और हिंदी पढ़ाई जाती थी। तीसरी कक्षा से अंग्रेज़ी अनिवार्य थी और विज्ञान की पढ़ाई 6ठी कक्षा से अनिवार्य थी। तो ये सब गुरुकुल की शिक्षा पद्धति की ही देन है। 10वीं कक्षा से मैंने आयुर्वेद ले लिया और आयुर्वेदालंकार की उपाधि प्राप्त की। बाद में कोलकाता से आयुर्वेद की उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो वो जब बताते हैं कि क्लास 1 में संस्कृत और हिंदी पढ़ाई जाती थी और 3rd क्लास से अंग्रेज़ी भाषा कंपलसरी होती थी, अनिवार्य कर दी जाती थी और विज्ञान विषय की पढ़ाई कब होती थी, 6ठी कक्षा से।
तो ये जो शिक्षा पद्धति थी, शिक्षा पद्धति का अर्थ होता है कि जो पढ़ाई करने का हमारा तरीका है वो गुरुकुल की ऐसी ही पढ़ाई का तरीका था। और जब वो 10th में आए तो उन्होंने आयुर्वेद लिया और आयुर्वेद अलंकार से उपाधि उन्होंने प्राप्त की और बाद में कोलकाता से आयुर्वेद में उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिर पत्रकार पूछता है कि लेखन के क्षेत्र में आपका रुझान कैसे हुआ। वो इसलिए इतना सब पूछता है क्योंकि वो एक लेखक हैं। रामेश बेदी जी लेखक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं और बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर रहे हैं। फिर वो बेदी जी बताते हैं कि कोलकाता स्थित एक पुस्तकालय में पुस्तकें और पत्रिकाएं देखी और पढ़ी। मुझे पत्रिकाओं में लेख आदि पढ़ने के बाद ऐसी अनुभूति हुई कि ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ। मैंने बांस पर एक लेख लिख डाला। उन दिनों इटावा से अनुभूति नाम की एक पत्रिका निकलती थी। इसमें छपने के लिए मैंने वह लेख भेज दिया और वह लेख छप भी गया। इस तरह लेखन के प्रति मेरा झुकाव पैदा हुआ। जब पत्रकार बेदी जी से प्रश्न करता है कि लिखने की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ, रुझान का मतलब होता है कि झुकाव हुआ, कैसे उनकी रुचि हुई लिखने के प्रति, तब बेदी जी बताते हैं कि कोलकाता में जहाँ वो रहते थे वहाँ पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में पुस्तकें और पत्रिकाएं बहुत सारी थीं। वो पढ़ते थे तो पत्रिकाओं में लेख को पढ़कर उनको ऐसा महसूस होता था, अनुभूति का मतलब होता है महसूस होना, ऐसा फील हुआ कि ये जो लेख हैं वो भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने बांस पर एक आर्टिकल लिखा, एक लेख लिखा। उन दिनों इटावा उत्तर प्रदेश में एक अनुभूति नाम की एक पत्रिका निकलती थी, उसमें उनका वो लेख छप गया और बहुत सबने पसंद किया तो उनका इस तरफ झुकाव हो गया। फिर पत्रकार पूछता है कि प्रकृति प्रेम की शुरुआत के साथ फोटोग्राफी का शौक़ आप में कैसे पनपा। तो अब वो बताते हैं बेदी जी कि एक दिन एक घटना घटी। हमारे दूध वाले ने खबर दी कि गौरी शंकर मंदिर के पास अजगर ने एक हिरण को जकड़ लिया था। हम मंदिर के पास पहुंचे और वहां अजगर को हिरण निगलते हुए देखा। हिरण सांप की उस घटना ने मुझे प्रेरणा दी कि यदि कैमरा होता तो उस दृश्य की तस्वीरें खींची जा सकती थीं। यह बात सन 1937 की है। उसी घटना ने मुझे प्रेरित होकर 150 रुपये में जर्मनी में निर्मित एक उन्नत किस्म का कैमरा खरीद लिया। बाद में उस कैमरे से मैंने गीदड़ खाते हुए अजगर की तस्वीर खींची। उस तस्वीर और घटना क्रम से संबंधित लेख इलस्ट्रेट वीकली में छपा। यह बात सन 1938 की है। बच्चों, बेदी जी ये उस समय की बात बताते हैं जिस समय 1937 में जिस समय फ़ोटो खींचना एक बहुत बड़ी बात थी। आज तो ये बिल्कुल आम बात है कि बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटो आजकल कैमरे से खींचने लग गई हैं। कैमरे भी बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन उस समय 1937, 38, 40 में फ़ोटो लेना एक बहुत बड़ी बात थी। उस समय उनके मन में ये विचार आया। उनके सामने एक घटना घटती है तो उनका दूध वाला आकर उनको ये खबर बताता है कि मंदिर के पास एक अजगर ने हिरण को पकड़ रखा है। जब वो मंदिर पहुँचे तो उन्होंने अजगर को हिरण निगलते हुए देखा। अजगर तो बहुत बड़े जानवर भी निगल जाते थे। तो उनको इससे ये एहसास होता है कि इस समय उनके पास अगर कैमरा होता तो वो उस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेते। तो उसी चीज़ को सोचकर उन्होंने 150 रुपये में जर्मनी का बनाया हुआ, निर्मित मतलब बनाया हुआ, उन्नत मतलब एक बहुत ही अच्छा किस्म का कैमरा खरीदा और बाद में अजगर को गीदड़ खाते हुए, गीदड़ को अपने मुंह में निगलते हुए आप ये देखोगे इस तरह से कैसे अजगर गीदड़ को खा रहा है, वो फ़ोटो खींची और वो फ़ोटो उनकी इलस्ट्रेटेड वीकली में छपी। ये बात सन 1938 में। फिर पत्रकार पूछता है क्या आप जंगलों में हथियार लेकर जाते थे। मतलब जब वो फ़ोटो खींचते थे इसका मतलब वो जंगल में जाते थे। उसके मन में, पत्रकार के मन में ये प्रश्न उठता है। तो बेदी जी ये जवाब देते हैं, नहीं, मैं हथियार लेकर कभी नहीं चला और ना ही मेरे पास कोई हथियार है। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वन्य प्राणियों का अध्ययन करने के लिए जंगलों में हथियार लेकर चलना चाहिए। बस हमें जानवरों की आदतों की समझ होनी चाहिए।
वैसे जंगली हाथी और भालू ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक बार मैं और मेरा पुत्र नरेश कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाथियों की तस्वीरें खींच रहे थे। जैसे ही हाथियों को हमारी गंध मिली तो समूह का मुखिया हाथी चिंघाड़ा और सब हाथी भाग लिए, पर एक हथनी हमारी ओर बढ़ी। संयोग से एक मोरनी रास्ते में अंडे दे रही थी। हथनी को देखकर मोरनी फड़फड़ा उठी, जिससे हथनी डरकर वापस चली गई। जब पत्रकार ने बेदी जी से प्रश्न किया कि आप जंगल में हथियार लेकर जाते थे, तो बेदी जी ये जवाब देते हैं कि वो कभी भी जंगल में हथियार लेकर नहीं गए। उनको ऐसा लगता था कि जानवरों के विषय में जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। उनको जानवरों की आदतें पता होनी चाहिए आपको, अगर आप जा रहे हो जानवरों के संपर्क में, कि जानवर कब बहुत ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, कब हमला कर सकता है। वो बताते हैं कि जंगली हाथी और भालू ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो एक बार की घटना वो बताते हैं कि वो और उनका पुत्र नरेश कॉर्बेट नेशनल पार्क में जब हाथियों की तस्वीरें खींच रहे थे, तो हाथियों को जब ये एहसास हुआ, मनुष्यों की जब गंध हाथियों को लगी, तो जो समूह का मुखिया हाथी था वो चिंघाड़ा, तो सब हाथी भाग लिए खतरा देखकर। पर एक हथनी उनकी ओर बढ़ती है, लेकिन उसी समय एक मोरनी रास्ते में अंडे देती है, तो एकदम से मोरनी फड़फड़ा उठती है, जिससे हथनी डर जाती है और चली जाती है। फिर पत्रकार उनसे पूछता है कि बेदी जी, अपनी उपलब्धियों और पुरस्कारों के बारे में बताइए। तो बेदी जी बताते हैं कि मेरी करीब 60 पुस्तकें छपी हैं। बेदी जी ने 60 पुस्तकें लिखी थी, 60। बच्चों के लिए भी अनेक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। अब तक मुझे 100 के करीब छोटे बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। मेरे बेटों ने भी वन्य जीवों पर 8 फिल्में बनाई। उन सभी फिल्मों का मैं परामर्शदाता रहा हूँ। बेदी जी बताते हैं कि उन्होंने 60 पुस्तकों की रचना की है। उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं और उनको छोटे बड़े मिलाकर 100 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। और जीव जंतुओं पर, वन्य जीवों पर उनके बच्चों ने 8 फिल्में बनाई हैं और उनके लिए सलाह उन फिल्मों में उन्होंने ही दिया। परामर्शदाता यानी कि जो सलाह देता है। यूनेस्को की ओर से अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ के रूप में मैं एक गोष्ठी में भाग लेने श्रीलंका गया था। ब्राज़ील में वनस्पतियों पर 6 माह तक अध्यापन कार्य किया। बीबीसी की हिमालय से संबंधित फिल्म के संपादन के लिए लंदन गया। डिस्कवरी चैनल पर भारतीय वन्य जीवन पर बनाए गए कार्यक्रमों का सलाहकार भी रहा हूँ। बेदी जी बताते हैं कि जब यूनेस्को में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ के रूप में एक गोष्ठी हुई, उसमें वो श्रीलंका गए। ब्राज़ील में भी वनस्पतियों पर उन्होंने 6 महीनों तक अध्यापन का कार्य किया। बीबीसी की ओर से वो हिमालय से संबंधित फिल्म के डायरेक्शन के लिए लंदन गए। और डिस्कवरी चैनल, जो टीवी पर डिस्कवरी चैनल आता है, जिसपे कि जीव जंतुओं, वन्य जीवों के बारे में विषय में बताया जाता है, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम में सलाह दी है। फिर पत्रकार पूछता है कि बेदी जी, अंत में मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने काम और उपलब्धियों से संतुष्ट हैं? पत्रकार का पूछने का मतलब ये था कि जो उनको अपने जीवन में जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो उनको पुरस्कार मिले हैं, आज वो जिस जगह हैं वो अपने काम से संतुष्ट हैं, खुश हैं। तो बेदी जी कहते हैं, हाँ, मैं स्वयं को बहुत सुखी और खुशहाल मानता हूँ। खुशहाल का मतलब होता है कि वो अपने जीवन को खुशियों से भरा हुआ मानते हैं। मैं संतुष्ट इसलिए हूँ कि मैंने अपने बेटों को जो बनाना चाहा वे बन गए। ऐसा बहुत कम पिताओं के साथ होता है। वो इसलिए भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो सोचा, उनके बच्चों ने उनकी बात मानकर अपने पिता के मार्गदर्शन पर जो उनके पिता ने चाहा वो बन गए। तो वो कहते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि जो पिता चाहे बच्चे उस हिसाब से बने। तो बच्चों, आपने अभी देखा प्रकृति से प्रेम पाठ में आपने रामेश बेदी जी के विषय में पढ़ा कि किस प्रकार एक पत्रकार ने उनका साक्षात्कार लिया, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे लेखक, एक पत्रकार, एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर और
बहुत ही अच्छे सलाहकार भी रहे हैं। तो ये साक्षात्कार उनकी मृत्यु के कुछ समय पहले का है, जो इस पाठ के रूप में दिया गया है। तो आपने आज एक बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की रामेश बेदी जी के बारे में। इस पाठ को एक बार आप स्वयं भी पढ़ने का प्रयत्न करिएगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो देखिए, किस तरीके से पाठ आपको समझना है, आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।